गुड इवनिंग। मैं रतन कुमार आपका काबिल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीडीपी हम लोग पढ़ रहे हैं। सीडीपी का जो अगला टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मनोविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें से एक जीन पियाजे हैं। इससे संबंधित जो है आपके जो प्रश्न पत्र आएंगे, जो WB टेट आएगा, उसमें क्वेश्चन रहता ही है। इसके पहले भी आ चुका है, प्रत्येक बार आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक क्वेश्चन इससे आता है। अतः यह जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सी टेट के लिए भी और WB टेट के लिए भी। तो जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे जो थे, उन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास कहने से तात्पर्य है संज्ञान अर्थात जानना। जो चीज़ हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, जिसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा जो नॉलेज बढ़ता है, बच्चों का जो ज्ञान मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं संज्ञान, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको इंग्लिश वर्ड भी इसमें पूरा याद रखना है। यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्ड जो इसमें रहेगा उसको अच्छे ध्यान से देखा, क्योंकि हिंदी वर्ड बदलता रहता है, इसलिए आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। तो जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और ये हैं जीन पियाजे, जिनका यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है। तो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो रिसर्च किया बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर अपने धारणा बनाए, स्टेज बनाया, बच्चों के बारे में बताया। उसी में से हम जो है, जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं उनका, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे तो जीन पियाजे ने बहुत सारी धारणाएं दी, बहुत सारे उनका कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे विचार हैं, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आएगा या आ सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो सब टॉपिक हमने आपको दिया है, इसी को यदि आप अच्छे से आत्मसात कर लें तो आपका एग्ज़ाम में पेपर यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो जीन पियाजे कहते हैं, जो उनका मानना है, जो जैविक परिपक्वता जो है बच्चों में, वो बायोलॉजिकल जो मैचुरेशन है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, मैचुरेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जैविक परिपक्वता। वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अर्थात जैसे जैसे बच्चों में मैचुरेशन आता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी तरह से उनका भी जो संज्ञान है, जो वस्तुओं के बारे में उसका जो धारणा है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसी के अनुसार उसमें बदलाव आता है। इसके बाद है पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता। ये वर्ड जो है एक्टिव नॉलेज बिल्डर, ये आपको ध्यान से याद रखना है। सक्रिय ज्ञान निर्माता आपको दे दिया जाएगा प्रश्न में कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा ये जीन पियाजे से रिलेटेड है और इसमें क्या कहा गया है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, एक्टिव नॉलेज बिल्डर तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक ये भी पूछा जाता है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक नए नए खोज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पता लगाते हैं, बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बच्चे भी तरह तरह की चीज़ों को खोजते हैं, परखते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए उसे नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। एग्जाम में प्रश्न रह सकता है, नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा? तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे ने कहा। या सक्रिय ज्ञान का निर्माता कौन है, ये किसने ये कॉन्सेप्ट दिया? तो जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया। इस तरह के प्रश्न रहता है। प्रश्न में यहाँ जो आपको हम नोट्स दे रहे हैं, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए चीज़ को यदि आप समझ लेते हैं, इनके धारणा को समझ लेते हैं, तो समझ के अनुसार आपको उत्तर देना है, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच, यानी उसकी जो थिंकिंग है या चिंतन है, वयस्क से प्रकार में अलग होता है, क्वांटिटी में नहीं। इसका अर्थ हुआ, यानी बच्चे जो सोचते हैं और एक जो वयस्क सोचता है, तो बच्चे और वयस्क के सोचने का प्रकार अलग हो सकता है। वो तरीका जो है सोचने का, बच्चे कुछ और सोचते हैं, जो वयस्क है कुछ और सोचते हैं, क्योंकि दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है, दोनों अलग अलग वातावरण को देख रहा है, इसके अनुसार वो सोचते हैं। परंतु जो उनका क्वांटिटी है वो क्या होता है? एक ही होता है। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, आपको रहता है क्रम में मिलाना रहता है या देखता है कौन सा सही है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो थिंकिंग है वो वयस्क से प्रकार में अलग होता है, प्रकार अलग होगा लेकिन क्वांटिटी एक ही होगा, यानी दोनों का जो
चिंतन का जो क्वांटिटी है, जो दिमाग है, वो क्या होता है, एक ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। यानी सिर्फ जो बच्चा है देखकर ही नहीं सीखता है, यानी बच्चा जो सामने कुछ देख लिया बस वही उसको सत्य मान लेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे उसके बारे में देखेंगे, उसको जानेंगे, उसके बारे में तरह तरह के खोज करेंगे। मान लीजिए एक बच्चा रोज़ स्कूल जाता है, वो तालाब के किनारे से होकर गुजरता है, तो तालाब देख रहा है, तालाब में पानी है, तो बच्चा सिर्फ यही नहीं देखेगा कि तालाब में पानी है बस हो गया, यहीं तक वो नहीं रुकेगा, उसके आगे खोज करना चाहेगा कि तालाब में पानी है, पानी में क्या है और क्या क्या रहता है जीव, मछली है तो कैसे है मछली है, कैसे तैरती है, और कौन कौन से छोटे जीव हैं, मेढक हैं, इन सब चीज़ के बारे में वो जानकारी, उसके भीतर उत्सुकता बढ़ता रहेगा और वो इसके बारे में पता लगाता रहेगा। अतः वो सिर्फ नकल नहीं करेगा, जो देखेगा सिर्फ उतना ही पर रुका हुआ नहीं रहेगा, इसके आगे भी वो खोज करता रहता है, उसके बारे में पता लगाता है, इसीलिए उसे नन्हे वैज्ञानिक भी कहा गया है। तो जीन पियाजे ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, हम यहाँ पे उसके कुछ जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम से आपके रिलेटेड है, जो बार बार पूछा जाता है, उसी को लेकर आए हैं। तो एक है उसका कॉग्निटिव प्रोसेस के तरफ हमने रखा है, 2 भागों में बांटा है, और एक है उसका स्टेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी जो अवस्थाएं हैं। तो उनका जो मुख्य कॉन्सेप्ट है उसमें से एक है अनुकूलन एडेप्टेशंस, WBTET से रिलेटेड है, और इसको बंगला में अभियोजन भी कहते हैं। ये आप अच्छा से याद रखिएगा, एडेप्टेशन जो वर्ड है अच्छा से याद रखिएगा। एडेप्टेशन वही है जो आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 9-10 में विज्ञान की किताब में, वही एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन, यानी आत्मसात्करण और समायोजन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। इसके बाद है साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन, स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। और ये किससे रिलेटेड है, बच्चों के बारे में ऐसा धारणा किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिया। तो आपको ये नाम याद रखना है, और यदि वहाँ पे रहता है इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट पूछेगा, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, 3-4 मनोवैज्ञानिक का नाम रहेगा। यदि मान लीजिए स्कीमा दिया हुआ है और पूछेगा कि स्कीमा के जो कॉन्सेप्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो आपका आंसर होगा पियाजे, जीन पियाजे। इसके बाद है जीन पियाजे ने जो उसकी अवस्थाएं हैं बच्चों की, उसको 4 भागों में बांटा है, यानी उसके 4 भाग होते हैं, ये 4 स्टेज होते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक जो है प्री ऑपरेशनल पीरियड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और अमूर्त यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4 स्टेज में बांटा है। इसमें से भी प्रश्न आता है जो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं स्टेज है कितने हैं, 4, 5, 3, 2, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 अवस्थाएं। और इसको अच्छा से नाम याद रखना है, एक के बाद एक आता है, किसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। इसमें बच्चा रहेगा तो कौन सा उसका जो बिहेवियर है कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मूर्त संक्रियात्मक में तो क्या करेगा, और अमूर्त में है तो क्या करेगा। इससे रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न रहता है। तब इसके बारे में हम आगे जानते हैं। पहला है अनुकूलन, जो उसका कंसेप्ट था जीन पियाजे का, अनुकूलन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो जो हमने पढ़ा था वही है, वातावरण के अनुसार यदि कोई बच्चा है अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, जिस तरह का वातावरण उसको प्रोवाइड किया जाता है उसी तरह का वो व्यवहार करता है, उसी तरह का आचरण सीखता है। जो ग्रामीण परिवेश में बच्चा रहेगा तो ग्रामीण परिवेश के अनुसार जो उसका वातावरण उसके अनुसार सीखेगा, जो शहरी परिवेश में उसके अनुसार बात करेगा, जिस कल्चर में बच्चा बड़ा हुआ, जिस भाषा में बड़ा हुआ वही भाषा वो ग्रहण करता है। तो इसी को कहते हैं, जिस वातावरण में बच्चा रहेगा उसी का वो ज्ञान को संग्रह करेगा। ये भी रहता है कि ये वातावरण जो है, अनुकूलन दिया एडेप्टेशन में, वातावरण वर्ड है, तो ये वातावरण का किससे रिलेशन है, यानी किसने दिया, ये सब भी क्वेश्चन रहता है। तो इसकी 2 प्रक्रिया होती है अनुकूलन का, एक है आत्मसात्करण एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन में बताया गया जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसात्करण या एसिमिलेशन कहलाता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। तो इससे क्वेश्चन बनता है जो आपका पूर्व ज्ञान के नए ज्ञान के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे एसिमिलेशन कहते हैं, या एसिमिलेशन का वहाँ पर दिया रहेगा, एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, 4 ऑप्शंस रहेगा।
तो इसका अर्थ क्या है? पूर्व ज्ञान। अतः मान लीजिए एक बच्चा है, वह एक जानवर को देखता है, एक जानवर छोटा जानवर है जो घर में आसानी से प्राप्त हो जाता है, जो मान लीजिए उसके 4 पैर हैं, उसका 2 आँख है, 1 पूँछ है और वो म्याऊं म्याऊं करता है। तो बच्चा को यदि पता चल गया कि इसको बिल्ली कहते हैं तो उसके दिमाग में एक ज्ञान आ गया कि क्या है, ये बिल्ली है। अब यदि वो क्या करता है, दूसरे तीसरे दिन फिर एक को देखता है, यानी पहला वाला को देखा है उसने, रंग काला था, ये दूसरा दिन ये देखता है कि उसी तरह का और एक जानवर है जिसका रंग क्या है, सफ़ेद है, परंतु उसके भी 4 पैर हैं, उसी तरह का साइज है, उसके भी पूँछ है, वो भी म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, पूर्व ज्ञान से इस ज्ञान को जोड़ेगा और उसके बारे में वो धारणा ये करेगा कि ये शायद वही जानवर है, सिर्फ इसका रंग अलग है, अतः उसको भी वो बिल्ली मानेगा और बिल्ली कहेगा। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। और समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन ला करके, परिवर्तन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाने को समायोजन कहते हैं, यानी एकोमोडेशन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा अब बिल्ली के बारे में जान चुका है, यानी बिल्ली एक छोटा जानवर है, रंग अलग अलग हो सकता है, उसका साउंड क्या होता है, जिसकी आवाज़ होती है म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है, 4 पैर है, 1 पूँछ है। यदि वो दूसरे दिन किसी बकरी को देख लेता है या कुत्ते को देख लेता है तो क्या देखेगा कि जो बिल्ली थी वो छोटी है और जो कुत्ता है वो क्या है, बड़ा है। लेकिन दोनों तो जानवर ही है, दोनों के 4 पैर हैं और पूँछ है, रंग भी मान लीजिए एक समान है, लेकिन जैसे ही उसका आवाज़ सुनेगा कि दोनों का आवाज़ क्या है, अलग है। अतः वह यह निष्कर्ष निकालेगा कि नहीं, ये जो जानवर है इससे क्या है, अलग है। पहले तो उसने जोड़ लिया कि जानवर है, उसके बाद निकालेगा कि ये अलग है, अतः इसको कुत्ता कहते हैं। इस तरह से पूर्व ज्ञान था वो बिल्ली के बारे में उसको प्राप्त था और उसमें परिवर्तन करके एक नया ज्ञान प्राप्त किया, उसके साथ तालमेल बिठाया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। इसके बाद क्या है, साम्य धारण यानी संतुलन है, यानी इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन, यानी पहले का जो 2 प्रोसेस है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसमें तालमेल बैठाता, इन दोनों को जोड़ के संतुलन कायम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इक्विलिब्रेशन। इसके बाद आता है जो कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे का, स्कीमा। ये सारे कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे ने इन सारे कॉन्सेप्ट को दिया। स्कीमा जो है, मानव दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर है, पहले से उसके दिमाग में यदि कोई बात है, कोई नॉलेज है, कोई कॉन्सेप्ट पहले से होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। यदि किसी बच्चा को आप कोई नॉलेज दे दिए या उसके बारे में पहले से जानता है और उसके ऊपर और नया नया चीज़ उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, नया कॉन्सेप्ट बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा है। और ये स्कीमा जो है मानव शिशु में जो है, ये प्रकृति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, यानी ये जन्म से ही होता है मानव शिशु में, स्कीमा की जो विशेषता होती है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। यानी जो जो उसके दिमाग में जो नॉलेज आया, जिस जिस नॉलेज के बारे में वो और पता लगाया और सारे जो नॉलेज आ गए उसको एक साथ सजा के रखना, एक साथ व्यवस्थित करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। मान लीजिए आप यदि किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में जाकर देखेंगे कि सभी का जो क्या है, जो कपड़ा रहता है या जो सामान रहता है सभी व्यवस्थित रहता है। बच्चों का जो है एक स्टोर में रखा रहता है, और यदि वयस्क का कपड़ा है तो दूसरे स्टोर में रहता है या दूसरी तरफ रहता है, महिलाओं के लिए अलग होता है। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ को व्यवस्थित तरीके से सजाया रहता है। उसमें भी देखते हैं और व्यवस्थित होता है क्या है, शर्ट अलग रखा रहता है, पैंट अलग रखा रहता है, सब चीज़ अलग अलग होता है। इस तरह से वो क्या रहता है, संगठित रहता है, यानी ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं संगठन। इसके बाद आता है निर्माण और खोज। निर्माण और खोज भी कॉन्सेप्ट किसका है, जीन पियाजे का, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशंस। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहारों और विचारों को उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है, अतः उसके बारे में उसने कभी किया नहीं। यदि मान लीजिए वो नहीं भी जानता है तो उसको खोजेगा, उसके बारे में जानने की उत्सुकता उसे होगी। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है।
यानी कई सारे प्याले, छोटा बड़ा बड़ा इस तरह का प्याला दे दिए और उसको उसने सही तरीके से सजा लिया, ये उसके लिए क्या है, एक उपलब्धि है, यानी उसको करना वो सीख गया, यही क्या है, उसका खोज है। यदि मान लीजिए आप उसके कोई खिलौना दे देते हैं, तो खिलौना यदि आवाज़ कर रहा है या लाइट आ रहा है तो वो सोचेगा कि कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में वो जानना चाहेगा, उसको खोलेगा, परख कर देखेगा, यानी वो खोज कर रहा है, नया चीज़ सीख रहा है। इसी को कहते हैं निर्माण और खोज। तो ये था जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट, जो कुछ कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, जो 4 स्टेज है पियाजे का, 4 स्टेज, ये आपके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। तो पहला क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय जो होता है पेशी, हिंदी में पेशी मसल्स। सेंसरी मोटर स्टेज, ये नाम आपको याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज। यह होता है, इसका पहली अवस्था है और ये 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चों के लिए ये रखा गया, इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया है संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय मीन्स हो गया सेंस ऑर्गन जो है के माध्यम से सीखता है। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो नाक जो है, कान है, आँख है, त्वचा है, इस तरह से जो सेंस ऑर्गन है, इसके माध्यम से बच्चा इस अवस्था में सीखता है। इसी से पकड़ के, दुनिया को देख करके, सुन करके इसी चीज़ को अनुभव करता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्टिव परमानेंट का गुण आ जाता है, ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है, वस्तुओं की छाप बन जाती है, जिससे वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। यानी 0 से 2 वर्ष के जो बालक हैं, वो किसी वस्तु के यदि बार बार देख रहा है तो उस वस्तु का छाप उसके दिमाग में छप जाता है, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो वस्तु को वो नियत समय पर ठीक ढूंढ लेता है। यदि मान लीजिए आप एक बच्चा को एक बॉल दे रहे हैं रोज़ कहीं से निकाल करके, 3 दिन 4 दिन 10 दिन दे दिए और उसके बाद आप नहीं दे तो बच्चा बॉल को जाके वहीं पे खोजेगा, वहाँ से वो निकाले, उसे पता होगा। यदि ये आप मान लीजिए घर में कि बच्चा को चाबी दे रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं, बच्चा देख रहा है, किसी दिन आप मान लीजिए भूल गए, लेकिन बच्चा को ये पता होगा कि चाबी कहाँ पर है, क्योंकि उसके दिमाग में उस चीज़ का पिक्चर छप चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके बाद है शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, किसी चीज़ को पकड़ना, अपने भावों को रोक कर व्यक्त करना, उसे दिखाकर अपनी बात कहना, इसे के प्रमुख लक्षण हैं। तो इस अवस्था में बच्चा सही से अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता तो वो दिखा के करता है, या तुरंत नहीं प्रतिक्रिया कर पाता तो अपने भाव को धीरे से बोलता है या बाद में बताता है। इसके बाद सामान को इधर उधर करेगा, ये सब चीज़ें जो है इसका प्रथम अवस्था में आता है। तो आपको याद गया कि जो ज्ञानेंद्रिय है, जो सेंस ऑर्गन से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो आपका जो प्रश्न रहेगा रिलेटेड इसी से, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बच्चों में जो धारणा है, ये किस स्टेज में आता है जीन पियाजे के अनुसार, तो आपका होगा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी पेशी अवस्था में। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें उन्होंने 2 से 7 वर्ष के बच्चों को रखा गया। ये भी क्वेश्चन रहता है, जो आपका मान लीजिए प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसका उम्र क्या है, उम्र सीमा क्या है, 4-5 ऑप्शन रहेगा, तो आपका उसमें से ये 2 से 7 वर्ष करेक्ट होगा। या 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। पूर्व संक्रियात्मक, यानी संक्रियात्मक, क्रिया करने से पहले की अवस्था, पूर्व पहला और क्रिया करने के पहले की अवस्था। इसमें क्या करता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था, इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, और लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चा में जो अर्ली स्टेज होता है उसमें देख पा रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन क्रिया नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्रिया करने की पहली अवस्था है। तो इसमें क्या क्या करता है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल्स का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। बहुत सारे चीज़ सिंबल्स, प्रतीक को समझता है। जैसे मान लीजिए वो बस को पहले देख चुका है, यदि बस शब्द सुनकर उसके दिमाग में बस की एक तस्वीर बन जाती है, जिस चीज़ का बारे में वो जानता है। मान लीजिए साइकिल है, देखता होगा वो साइकिल शब्द सुना है, तो यदि घर में आप साइकिल नहीं भी लाए, आप बोलिएगा साइकिल, तो क्या होगा, उसके दिमाग में साइकिल का पिक्चर बन जाएगा, उसके बारे में वो इमेजिन करना शुरू करता है। तो इसको कहते हैं सिंबल्स को उपयोग करना। इस अवस्था
या स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है बच्चों में। यानी उसका क्या काम है, उसको क्या चाहिए, उसी के प्रति उसका लक्ष्य रहेगा। उसको यदि खाना है तो बस वो क्या करेगा, उस खाने की तरफ लक्षित निर्धारित करेगा, उसी को वो चाहिए, उसके सिवा वो कुछ नहीं सुनेगा। तो गोल क्या रहता है इसमें, डायरेक्टेड बिहेवियर इसे कहा जाता है। इसमें और एक चीज़ आता है वो है जीववाद यानी एनिमिज्म, ये वर्ड याद रखना है, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जैसे कार, पंखा, बादल, सभी को क्या समझता है कि ये सभी क्या है, सजीव है। कार चलती है, गाड़ी चलता है, पंखा को चलते हुए देखता है, बादल भी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है तो उसको लगता है ये सजीव है, जीवित है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं एनिमिज्म। जैसे आपने देखा होगा सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि आप बच्चे को ले जा रहे हैं या बच्चा दौड़ के आ रहा है, इस अवस्था में यदि टकरा गया दरवाज़ा से तो बच्चा रोने लगता है, तो आप क्या करते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं, उसे चुप कराने के लिए जाकर दरवाज़ा को मारते हैं। बच्चा ये देख करके चुप हो जाता है, अतः बच्चा क्या सोच रहा है कि उसको मारा है, यानी उसमें भी जीवन है, उसको मारा, उसको चोट लगा, उसने हमको चोट लगा, उसको चोट लग गया, बस बच्चा शांत हो जाता है। यानी बच्चा सजीव और निर्जीव का जो निर्णय है इसमें नहीं ले पाता है, उसे सब कुछ वस्तुएं जो हिलता डुलता हुआ चलता हुआ दिखाई पड़ता है उसे सजीव मालूम पड़ता है। तो एनिमिज्म जो है इस स्टेज में है, जो दूसरा जो अवस्था है उसमें आता है। उसके बाद है अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो है अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है वह सब ठीक है, तो और जो बाद बाकी जो कर रहा है सब क्या है, गलत है। यानी अपना जो मान लिया, एक बार समझ लिया, उसी को सही समझता, उसी को हम लोग कहते हैं अहम केंद्रित। जैसे है, जैसे ही वह तेज़ दौड़ता है बच्चा तो उसे पता चला चाँद भी तेज़ी से चलना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ। उसे लगता है कि चाँद भी उसके तरफ, जिधर वो जा रहा है उधर चाँद भी जा रहा है। अब बच्चा को कितना भी समझा लीजिए, क्योंकि वो तो देख रहा है कि हम दौड़ रहे हैं, चाँद भी दौड़ रहा है, यानी उसको सजीव मान लिया है। और ये तो आप कहिएगा कि नहीं चाँद नहीं दौड़ रहा है, चाँद स्थिर है, तो बच्चा इस चीज़ को नहीं माने, क्योंकि वो करके देख रहा है और उसको दिखाई भी पड़ रहा है कि जिधर जा रहा है चाँद उधर जा रहा है। इसी को कहते हैं अहम केंद्रित। इसमें के ईगोसेंट्रिज्म। यदि मान लीजिए आपका बच्चा है और आपने क्या किया, उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लिया, तो वो रोने लगेगा। क्या करेगा, जब तक उस बच्चे को नहीं उतारेगा, जब तक वो गोदी में नहीं आएगा, तब तक वो रोता रहेगा, बहाना बनाता रहेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। और ये जितने भी चीज़ें सब आपको याद रखना है कि किस स्टेज में आता है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न रहता है एग्जाम में। जीववाद जो है किस स्टेज में है जीन पियाजे का, तो आपका आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ईगोसेंट्रिज्म बच्चा के किस अवस्था में आता है, कितने वर्ष की आयु में आता है, तो 2 से 7 वर्ष में। किस स्टेज में आता है, दूसरा स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है इसमें आता है। ये सारा आपको रखना है, और किस स्टेज में है ये भी आपको याद रखना है। बहुत सुविधा हो गई इस एग्ज़ाम में। और भी कई सारे जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, एक है अपलटावी। अपलटावी है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है बच्चों में। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यानी बच्चे को सीधे सीधे बता दिए पता चल जाएगा, लेकिन उसको उलट कर बताइए, वो इसमें जो है सही सही नहीं कर पाते। 7 + 5 क्या है, 12 है, लेकिन बच्चे को यह 5 + 7 क्या होगा नहीं पता चलेगा। मान लीजिए कहिए कि 2 + 2 कितना होता है, 4 है, लेकिन कहिए 3 - 1 कितना होता है नहीं बता पाएगा, या 3 + 1 कितना होता है वो नहीं बता पाएगा। तो जैसे 2 + 2 4 हो गया, 3 + 1 भी क्या होगा 4 होगा, लेकिन बच्चा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चे को उलट पलट करके देने से कन्फ्यूज हो जाता है, सही सही नहीं कर पाता है। इसी को कहते हैं अपलटावी या इरेजबिलिटी। आपको ये याद रखना है। और ये किस स्टेज में है, जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है उसमें है। इस अवस्था में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। मुद्रा संप्रत्यय मतलब मुद्रा जो रुपया पैसा, इसके बारे में बच्चा सही से नहीं जान पाता कि इसका मूल्य कितना है। यानी बच्चे को आप मान लीजिए 500 का नोट दे दिए, और एक तरफ बच्चे को एक 500 का नोट दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ 10 ठो कॉइन दिखा रहे हैं 10 रुपया का। बच्चे क्या करेगा, 10 ठो कॉइन की तरफ जाएगा, उसे लगेगा वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो तो कागज़ है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा संप्रत्यय। यानी बच्चा इस अवस्था में नहीं समझ पाता है। हो सके कागज़ को फाड़ भी दे, रुपया को फाड़ दें। दूरी है, भार है, ऊंचाई है, इसका भी सही सही वो अनुमान नहीं लगा पाता है। इसके बाद है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन है, जो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन।
यानी केंद्रीकरण, यानी छोटा बच्चा जो 2 से 7 साल की उम्र का होता है, यदि वो किसी एक चीज़ के ऊपर भिड़ गया तो वो उसी काम को करता रहेगा, बार बार करता रहेगा। यानी बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया और उसमें उसने गेम देख कर रहा है या कार्टून देख रहा है तो कार्टून ही देखता रह जाएगा, एक के बाद एक कार्टून, एक के बाद एक कार्टून देखता रह जाएगा। उसे नहीं पता कि मोबाइल में और भी कितने सारी चीज़ें हैं जिससे वो जान सकता है। यदि इस अवस्था में बच्चा मान लीजिए उसको सही से पढ़ना सिखा दिया और पढ़ रहा है, यानी कुछ काम कर रहा है, तो पढ़ाई करता रह जाएगा, मन लगा कर पढ़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में दूसरा कुछ नहीं आता है। यदि दूसरा खेल रहा है तो खेलने में पूरा ध्यान मग्न होकर खेलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकरण, यानी बच्चा जो काम करता है एक ही काम की तरफ अपने ध्यान को फोकस करता है। संरक्षण, ये वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कंजर्वेशन, तो अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। यानी जीन पियाजे ने जो इसका उदाहरण दिया है, उन्होंने उसने इसको करके प्रयोग करके बताया कि बच्चे को यदि आप क्या करें, जो एक लंबा या मान लीजिए एक गिलास दिए, इधर भी आपने क्या किया, उसको एक गिलास दिया पानी, इसमें सामान आपने भर दिया, तो बच्चा बता देगा कि हाँ दोनों में बराबर बराबर क्या है, पानी है। यानी दोनों गिलास में सामान दिख रहा है, लेकिन यदि आप क्या करते हैं, इसी साइज का एक लंबा गिलास ले लेते हैं और जितना इसका कैपेसिटी उतना ही का एक मोटा गिलास ले लेते हैं, यानी बड़ा गिलास जो चौड़ाई में होता है। पानी दोनों में समान ही है, ये आप जानते हैं, लेकिन बच्चे को जब बताइएगा कि इसमें किस में पानी ज़्यादा है, तो वो क्या बताएगा कि जो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उसमें पानी ज़्यादा है। वो ये चीज़ नहीं समझ पाता है, कंजर्व नहीं कर पाता है कि दोनों में क्या है, समान पानी भरा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षण या कंजर्वेशन। और ये किस अवस्था में आता है, ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये पाया जाता है, और ये पूर्व संक्रामक जो अवस्था है उसमें आता है। इसके बाद है क्रमबद्धता, यानी सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, यानी छोटा से बड़ा सजाना या बड़ा से छोटा सजाना जो है बच्चा को नहीं आता। यानी आप जैसे बताया था, बहुत सारा प्याला दे दीजिए प्लास्टिक का, बहुत सारा प्लेट दे दीजिए, छोटा बड़ा इस तरह से, और बच्चों को कहिए कि छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटे के क्रम में सजाओ। यानी 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, बड़ा छोटा कर करके उलट पुलट करके सजा देगा। यानी उसको पता नहीं है कि ये इस तरह से सजाया जाता है, छोटा से बड़ा ऐसा होता है। आदि वो कर लेता है, ये उसका अचीवमेंट है, इसके बाद वाले अवस्था में वो कर पाता है। इसी को कहते हैं सीरिएशन। एक सीरीज में, एक क्रम में उसको नहीं सीख पाता, उसकी अभी तक इतना संज्ञान अभी तक नहीं आ पाता है इस अवस्था तक। इसके बाद आता है जो उसकी तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को रखा जाता है। आप ये उम्र भी याद रखिएगा, इस तरह का भी प्रश्न आता है एग्जाम में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर पाता है, यानी उसके सामने जो चीज़ है उसी के ऊपर वो चिंतन करना क्या करता है, शुरू करता है। यदि बच्चा को आप एक चीज़ दिखा दीजिए, क्या करेगा बच्चा, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। यदि खिलौना दिखा दिया तो खिलौना के बारे में सोचना शुरू कर देगा, ये कैसे चलेगा, इसमें क्या है, इस तरह का उसकी सोच आ जाती है। या कुछ खाने की वस्तु दे दिए तो उसके बारे में सोचना कर देगा, या कुछ दिखा रहे हैं उसी के बारे में सोचना। मान लीजिए एक वस्तु उसको दिखा रहे हैं, मान लीजिए उसको एप्पल दिखा रहे हैं, उसके बाद एप्पल हटा लिए तो बच्चा उसको भूल नहीं जाएगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, एप्पल कहाँ गया, किधर है, इसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। तो ये होता है आपका मूर्त अवस्था में। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की जो योग्यता है, कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो इसके पहले वाले जो दूसरा स्टेज था, जो बच्चा नहीं कर पाता था, इसमें अब वो सब करने लग जाता है और सीख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलटावी, यानी उल्टा पुल्टा करके दे दीजिए, 4 + 3 7, 3 + 4 तो बता देगा 7, दोनों तो एक ही नंबर है। तो इस तरह का गुण उसमें आ जाता है। मुद्रा को भी वो समझ, रुपया पैसा को पहचानने लगता है कि 50 रुपया ज़्यादा है, 10 रुपया कम है, ये बड़ा नोट है, छोटा नोट है, उसके गुण आ जाता है। भार का, संरक्षण का, क्रमबद्धता, सजाने भी 7 से 11 वर्ष के बच्चा को दे दिए तो वो सही क्या करेगा, सजा देगा आपके प्लेट्स को। इस तरह के जो गुण है उस बच्चा में आ जाता है आपकी तीसरी अवस्था में। यदि आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में जो ये संरक्षण का गुण है या अपलटावी का गुण है किस अवस्था में बच्चों में आता है, तो आपका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में आ जाता है। इसके बाद है इसमें आगमनात्मक तर्कन,
दो तरह का जो था, एक है आगमनात्मक, एक है निगमनात्मक। तो बच्चों में आगमनात्मक तर्कन आता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये आपको याद रखना है वर्ड। आगमनात्मक तर्कों को कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकर्स, बच्चा बन जाता है। यानी इसी अवस्था में, अर्थात जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी बच्चे को इस अवस्था में 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था है, पहले हम उसको उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसको नियम बताते हैं। उदाहरण दे दिए, मान लिए उसको सर्वनाम समझाना है, तो पहले क्या कहेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जा रहा है। अब वह कौन स्कूल जा रहा है, तो बच्चा कहेगा राम स्कूल जा रहा है। तो वह किसके लिए आया, राम के लिए आया। इस तरह से उदाहरण दे दिया, तो इसके ऊपर बच्चा सोचना शुरू करेगा, बात करना शुरू कर देगा। तो कई सारा उदाहरण के बाद उसके बाद हम आते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इस तरह से बच्चों को पहले हमने क्या करते हैं, जो उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद उसका नियम बताते हैं, तब बच्चा इस अवस्था में सीखता है। इसके बाद की जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक भी कहते हैं, वो मूर्त था तो ये अमूर्त है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11 से जो 15 वर्ष का बच्चा है वो इस अवस्था में आता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, अर्थात जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं की बात कही, उसकी ये अंतिम अवस्था है, अतः इसे सर्वोच्च अवस्था कहा गया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर आधारित है। तो 11 से 15 वर्ष का जो है रखा गया। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर भी वो चिंतन कर सकता है, कल्पना कर सकता है। इसमें है निगमनात्मक तर्कन बच्चा करता है, तो डिडक्टिव रीजनिंग, तो इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। यानी बच्चों को इसमें क्या करते हैं, पहले नियम देते हैं, उसके बाद बच्चों को उदाहरण देते हैं। नियम देते हैं, यानी सर्वनामी बताओ तो पहले हम सर्वनाम के बारे में बताएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि नियम दे दिया, उसके बाद बच्चा इसके ऊपर उदाहरण खोजते हैं, उदाहरण के ऊपर तर्क करते हैं, उसके बाद हम उसको उदाहरण देते हैं। तो ये है निगमनात्मक तर्कन। तो ये था पियाजे का जो 4 स्टेज है, 4 स्टेज के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेज आपको रखना है कि चारों का नाम क्या है, चारों में कौन कौन सा बात कहा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस स्टेज में आता है वो आपको याद रखना है। एनिमिज्म किस स्टेज में आता है, अहम केंद्रिता किस में आता है, ये सारा आपको याद रखना है किस स्टेज में, और किस स्टेज में किस एज के बच्चे को रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, यानी पियाजे जो सिद्धांत दिए उसका जो क्रिटिसाइज किया गया उसके बारे में हम जानते हैं। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील, ये वर्ड है, अपरिवर्तनशील बताया, यानी मानसिक विकास का जो क्रम है पियाजे के अनुसार वो अपरिवर्तनशील है, यानी वो बदलता नहीं है। लेकिन अगर बच्चों की अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता अधिक सीख सकता है। ये दूसरे मनोवैज्ञानिक ने बताया, प्रूफ करके भी दिखाया कि बच्चों को हम अच्छे वातावरण ये देंगे तो बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है, यानी उसकी मानसिक अवस्था बदल सकती है। तो इसलिए क्या है, ये क्रिटिसाइज किया गया, यानी ये पियाजे का जो धारणा था वो गलत था इसमें। यानी बच्चे को हम अलग अलग वातावरण में रखेंगे तो अलग अलग चीज़ सीखेगा, जैसा वातावरण रखेंगे वैसा सीखेगा। एक बच्चा को हमने ग्राम में यानी गांव में रख दिया, वो स्कूल नहीं जाता है, वो खेलता है कूदता है, खेत में जाता है। दूसरे तरफ उसी उम्र के एक बच्चों को हम शहर में रखते हैं, उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, तरह तरह के वो गाड़ी देखता है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो क्या होगा, उसका जो विकास होगा, जो गांव वाले बच्चे का विकास है, दोनों के विकास में बहुत अंतर पाया जाएगा। अतः ये किसका असर है, वातावरण का असर है। जिस तरह का वातावरण हम बच्चे को मुहैया कराते हैं उस तरह से वो ज्ञान अर्जित करता है। अतः उनका जो इस पे था, पियाजे ने जो मानसिक विकास के चरण को जो क्रम परिवर्तनशील बताया वो गलत था। यही इसका क्या है, क्रिटिसाइज किया गया है। तो हमने यहाँ पे आपको पियाजे के जो प्रमुख जो है कुछ सिद्धांत जो है कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया। सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नाम, इंग्लिश नाम, हिंदी नाम सबके साथ याद करके रखिए। इसके बाद जो है उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के बारे में आप पढ़िए, 4 अवस्थाओं के बारे में समझिए कि इसमें क्या कहा गया है, बस समझना है आपको। इसके बाद इसी के बेस पर क्या होता है, प्रश्न रहता है। यदि आप ये हमारा जो ये वीडियो है आज का पियाजे के ऊपर, यदि आप अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, बार बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, तो आप आराम से 2 से 3 नंबर पा सकते हैं। यदि प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास है तो उस पेपर में आप देख सकते हैं
कि प्रत्येक बार प्याजे से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आता है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे देखिए, समझिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जिससे हमारे आने वाले और भी जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं वीडियो, वो आपको जो परीक्षा में बहुत ही उपकारी साबित होगा। धन्यवाद।